हाउ आर यू। आज हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को पढ़ा था। उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। 2 वीडियो लास्ट में हमने जो बनाए थे। अब आज तीसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या भारत के जो चुनाव होते हैं वो प्रजातांत्रिक हैं या नहीं हैं, इसकी जांच पड़ताल आज हम लोग करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बने थे उसमें हम लोगों ने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, डीमेरिट, मेरिट, डीमेरिट, पॉलिटिकल कंपटीशन, इनके सारे बारे में पढ़ा था। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था, लीगल डिक्लेरेशन। अब हमें समझना है कि क्या हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 69 खोलेंगे, उसमें सबसे पहले दिया गया है कि वी गेट रीड टू अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में आपने न्यूज़ देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि जिस दिन पोलिंग होती है उस समय उस दिन कितना ज़्यादा वायलेंट माहौल हो जाता है। ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक हैं? इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। हर समय चुनाव आयोग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगता रहता है कि ये अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। जब चुनाव होता है तो उस समय कौन कौन सी रिपोर्टें आती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जीनियस नेम इन द वोटर लिस्ट। सबसे पहले चुनाव आयोग क्या करता है कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो जेन्युइन नेम होते हैं उनको रेक्टिफाई करती है, जो नेम नहीं होते हैं उनको रिमूव करती है। मीन्स कह सकते हैं कि मेकिंग वोटर लिस्ट में रिफॉर्म करना, वोटर लिस्ट को अपग्रेड करती है। दूसरा है मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कहीं ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसका मिसयूज कर ले। तो ये सुनिश्चित करती है इलेक्शन कमीशन कि किसी भी तरीके से इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मिसयूज होने ना पाए। थर्ड है एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच पर्सन। जो मनी और मसल पावर वाले लोग हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि माल प्रैक्टिस के लिए, रिगिंग के लिए वो धन का, बाहुबल का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। इससे भी चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग या वायलेंस की कोई घटना ना हो, ये सारी चीजें भी इंश्योर करती है। तो जो 3-4 चीजें हमने आपको बताई, अगर जिस इलेक्शन में ये सारी चीजें फॉलो की जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट आर करेक्ट। बहुत सारे न्यूज़पेपर में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, उसमें कुछ को पढ़ करके हमें खुशी होती है, कुछ को पढ़ करके हम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे चुनाव अच्छे से प्रोसीड हो जाता है, मीन्स संपन्न हो जाता है, वहाँ पे लोग खुशी रहते हैं। जैसे कहीं पे रिगिंग हो गई, माल प्रैक्टिस हो गई, तो रिगिंग होने के बाद वहाँ पे रीपोल होता है। रीपोल में जनता को भी दिक्कत, गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी दिक्कत और मनी का भी मिसयूज होता है। अब जैसे जनरल वे में आपने देखा होगा कि इलेक्शन भी कई जनरल इलेक्शन होता है, एक बाई इलेक्शन होता है और एक तीसरा जो बता रहे हैं रीपोल। जनरल इलेक्शन क्या था कि जिसमें पूरे भारत का चुनाव एक साथ होता है, जैसे जिसको हम कह सकते हैं आम चुनाव, जैसे जो अभी 2019 में हुआ था जिसमें लोकसभा के लिए चुनाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। और बाई इलेक्शन में क्या होता है कि जो स्टेट के असेंबलियों के चुनाव होते हैं। इसी तरीके से रीपोल में क्या होता है कि जहां कहीं पे भी एक बार अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव के समय पे अगर कोई माल प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, उस जगह से दोबारा वो पड़ता है तो उसके लिए टर्म यूज क्या करते हैं? रीपोल। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ आते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब हमें ये सोचना चाहिए, सिंपल सी बात, कि क्या हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम देखेंगे कि अगर हम अपने आसपास के इलाकों, नेबरिंग कंट्रियों के बारे में देखेंगे तो जैसे लास्ट इलेक्शन में हम लोगों ने वाइड डेमोक्रेसी वाले में मुशर्रफ के बारे में देखा था
कि इलेक्शन कैसे उसने करवा दिया था। इलेक्शन उसने कैसे करवाया था? रेफरेंडम करवा कर। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? जनमत, जिसमें कोई वोट नहीं पड़ा था, वो पब्लिकली रेफरेंडम करवा करके अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था। तो क्या ये फेयर तरीका था? तरीका प्रोसेस तो तरीका तो रेफरेंडम तो सही है, डेमोक्रेटिक है, बट उसकी जो वे थी रेफरेंडम करवाने की वो इलीगल थी, क्योंकि उसमें जोर जबरदस्ती लोगों ने किया था। अब इसमें जो आपकी बुक में दिया गया है कि कैसे हम जाने कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम कर रहा है। जैसे इसका आंसर है कि अगर हम किसी प्रजातांत्रिक देश में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि अगर वहां पे लोग इंडिपेंडेंट होकर के, स्वतंत्र होकर के, किसी के बहकावे में नहीं आकर के, जब वो पोलिंग डे पे जाकर के वोट करते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम कर रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है वो मेन तो एक है CEC, जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। ऐसे ही भारत के जितने स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी, वहां पे भी इसके कार्यालय है, वहां पे भी चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है। जिस समय चुनाव आता है उस समय जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको उस जिले का चुनाव निरीक्षक बना दिया जाता है, और वो मीन्स चुनाव निरीक्षक पूरे जिले की निर्वाचन की सारी कामों को सर्वाइव करवाता है। अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन को देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में के अपने अपने चुनाव आयोग हैं, इलेक्शन कमीशन है, लेकिन भारत जैसे विशाल डेमोक्रेटिक कंट्री में का जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही सक्सेसफुल और फ्री एंड फेयर काम करवा रहा है। भारत के इलेक्शन कमीशन की जो प्रशंसा है वो विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने की है। अब आप सोचें कि इतना बड़ा विशाल देश है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन इतने बड़े देश में इलेक्शन करवाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब हम देखते हैं कि अपने यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है उसके पावर क्या क्या है। EC टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। मुख्य चुनाव आयुक्त का सबसे मेन काम है कि वो चुनाव के डेट की घोषणा करता है। चुनाव के जो डिफरेंट फेज होते हैं, जैसे नॉमिनेशन करना, इलेक्शन कमिटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, माल प्रैक्टिस, रेलिंग न हो, ये रिजल्ट आउट, ये सब इलेक्शन कमीशन के पावर में आते हैं। इम्प्लीमेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सबसे मेन काम है कि जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाए, जिससे कि किसी भी तरीके की वायलेशन की बात न रह जाए। इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है उस समय चुनाव आयोग सरकार को अपनी बहुत सारी गाइडलाइन देती है और सरकार उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंट्री को सर्वाइव करवाती है। When on election duty government officer work under the control of the EC, जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है उस समय जो अधिकारी होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में सारा काम करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पिछले कुछ दिनों की बात कर लें कि लास्ट 15 ईयर या 20 ईयर में देखा जाए तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपने आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। पहले आप देखते थे कि कितनी ज्यादा रिगिंग की घटनाएं होती थी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती थी। आपने देखा होगा कि जिस दिन रैली होती थी उस दिन सड़कें, बाजार, दुकानें सब झंडे, बैनर से पट जाती थी। अब आप देखे होंगे पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में, जब से PN सेशन का टाइम आया था उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। अब उस तरीके से लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, सब में लिमिट बना दी गई है। जैसे पैसे की खर्च की भी लिमिट है कि लोकसभा का चुनाव है तो इतना पैसा खर्चा करेंगे, स्टेट का है तो इतना, सबके लिए एक लिमिट बाउंडेशन कर दिया गया है जिससे चुनाव फ्री और फेयर हो सके, किसी तरीके का उसके ऊपर एलिगेशन न लगने पाए। सपोज अगर एलिगेशन लग भी गया तो एलिगेशन लगने के बाद चुनाव आयोग उस एलिगेशन को की जांच करवाता है। जांच करवाने के बाद जब जांच हो जाती है तो जांच करवाने के बाद उससे अपना रिजल्ट देगा, जिससे किसी तरीके की कोई उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, पेज नंबर 70 पे आएंगे। इसमें देखेंगे कि अगर हम
इसमें दिया गया है कि जो क्वालिटी है इलेक्शन कमीशन की, उसको अगर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, अगर हम माने, तो इलेक्शन हमारे अच्छे से होने चाहिए। हाल फिलहाल हम देखने को मिला है कि जो पहले ट्रेडिशनल मेथड चला रहा था कि बड़े लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, अब ये बिना बदल गया। अब कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। पीपल पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन इन यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर्स। अब एक इसमें एक टर्म आ रहा है टर्नआउट। टर्नआउट का मतलब क्या होता है? टर्नआउट का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। कितने लीगल वोट का प्रतिशत पड़ा उस दिन जिस दिन पोलिंग डे था। अब इसके बाद देखेंगे कि टर्नआउट इंडिकेट क्या करता है कि एक इंडिकेटर की कितने परसेंट वोट उस दिन वोटिंग के दिन पड़ा था। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर एम्प्लॉयड, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस। बहुत सारे गरीब लोग, अनपढ़ लोग, दबे हुए लोग उस दिन अपने कंट्रोलर को चुनने के लिए वोटिंग करते हैं। और उस परसेप्शन में देखा जाए तो जो हमारी पश्चिमी प्रजातांत्रिक कंट्रियां हैं, चाहे वो स्टेट यूएसए हो या अफ्रीकन अमेरिकन हो या हिस्पैनिक हो, सब अपने यहाँ वोटिंग करवाते हैं। और जो दबे कुचले अनपढ़ लोग हैं उनसे वोटिंग करवाते हैं और किसी न किसी तरीके से वो उस वोटिंग में सबको पार्टिसिपेट करवाते हैं। तीसरा है कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। जिस इलेक्शन में आम लोगों की अगर सहभागिता ना हो, वो इलेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसमें रिप्रेजेंटेटर भी हैं और वोटर भी हैं। तो सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। रिप्रेजेंटेटिव तो एक ही होता है, लेकिन उसको इलेक्ट करने के लिए बहुत सारे वोटर होते हैं। अगर हम लास्ट अगले पॉइंट पे चले तो द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इलेक्शन रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जब इलेक्शन हेड हो उस समय वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए जागरूकता प्रोग्राम चलाए, अवेयरनेस एक प्रोग्राम चलाए, जिससे लोगों को चुनाव की अहमियत समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे इलिटरेट लोग या अनअवेयर लोग कहते हैं अरे पर डे तो चुनाव होता रहता है, कितना वोट देने जाएं। इस थीम को बदलना होगा और लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए लाना ही होगा। जैसे 2004 के इलेक्शन में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा वर्क ये किया कि एक जन जागरूकता अभियान चलाया था। और उस जन जागरूकता अभियान के तहत जो हमारे यहाँ एक नॉर्मल सिनेरियो बना हुआ था कि वोटिंग परसेंटेज 50%, 55% से ज़्यादा नहीं हो पाता था, वो उस समय 58% को क्रॉस किया था। जैसे लास्ट इलेक्शन 2009 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो उसमें वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। तो ये सारे वर्क किसके हैं? इलेक्शन कमीशन के। तो ये 4-5 चीजें थी जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद, पार्टिसिपेशन होने के बाद जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये पेज नंबर 72 पे आएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया था रिगिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था। रिगिंग मीन्स होता है चीटिंग और फ्रॉड। चीटिंग फ्रॉड कैसे कि जो चीटिंग कैसे होती है, जैसे चुनाव के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए डिफरेंट चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग वाइन डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं या डरा धमका देते हैं। जो जिस तरीके से मानता है उसी तरीके से उसको कन्विंस करते हैं, क्योंकि उनका मेन एक ऑब्जेक्ट रहता है कि किसी भी तरीके से हमें इलेक्शन को विन करना है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल आता है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वही इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। चाहे जो भी चीज हो, जैसे शुरू में हमने आपको बताया था कि चाहे इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करना हो, चाहे वोटर लिस्ट मेंटेन करना हो या इपिक रिलीज करना हो। इपिक का मीन्स था इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या पोलिंग डे के समय माल प्रैक्टिस को रोकना हो या काउंटिंग डे के समय पे रिजल्ट डिक्लेरेशन करना हो। ये सारा वर्क इलेक्शन कमीशन का ही है। अब जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है पहला कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे को एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज अदर ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स।
जो आज सिनेरियो बन गया है लोगों के मन में कि जिनके पास पैसा है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हाँ, व्यवहार में ये देखा जाता है कि चुनाव के समय में पैसा लगता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये व्यवस्था की है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटर है, वो रिप्रेजेंटेटिव उसको पैसे की मदद, जिस पार्टी से उसको टिकट मिला रहता है वो पार्टी उसको फंड प्रोवाइड कराती है और उस फंड से वो अपना इलेक्शन का कैंपेन करता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखता नहीं है। आपने बहुत सारी रीजनल पार्टियों को देखा होगा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय में ही वो माल प्रैक्टिस कर लेती है, बहुत सारा फंड कैंडिडेट से ही ले लेती है। दूसरा, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद द क्रिमिनल कनेक्शन। जैसे करंट टाइम में हम अपने लोकसभा को देखें, पार्लियामेंट में लोकसभा को देखें तो उसमें लगभग 40% ऐसे हमारे माननीय बैठे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना होगा, नहीं तो जो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं, अगर वही माल प्रैक्टिस करेंगे तो जनता का क्या होगा। तीसरी बात कि कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जिनको लोग डोमिनेट करके रखते हैं कि वो इलेक्शन में कहते हैं, जैसे आपने व्यवहार में देखा होगा कि जब लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है तो बहुत सारे चुनाव के ठेकेदार मिल जाते हैं विधायकों को, सांसदों को, अरे मान्यवर मैं ये गांव मेरे अंडर में है, मैं इतना वोट तो आपको दिलवा ही दूंगा। इस चीज को भी ब्रेक करना होगा लोगों को, इसमें इलेक्शन कमीशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों को खुद अवेयर होना होगा कि वो वोट जो उनको किसी के कहने पे दे देते हैं वो उनके जीवन की कुंजी है, क्योंकि वो कुंजी सिर्फ 5 साल में एक बार ही उसको यूज कर सकते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनको पता तो है कि हमें वोट देना है, लेकिन वो इलेक्शन का मोटो ही नहीं जान पाते हैं। जो समझा देते हैं वही काम वो कर देते हैं। और कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं कि जो पार्टी के नाम पे लोगों को भ्रमित कर देते हैं। जैसे इस समय सबसे मेन मोटो चल रहा है हिंदुत्व का पूरे देश में। अब हिंदुत्व का मुद्दा क्यों ना चले, क्यों? क्योंकि अगर पूरे भारत कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की है, जो हेल्दी डेमोक्रेसी को सर्वाइव करवा रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है। 80% लोग हिंदू हैं, तो हिंदुत्व की फीलिंग तो कुछ ना कुछ रहेगी। लेकिन संविधान में हमारे 2 शब्द जोड़ दिए गए, सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म की लोग व्याख्या ही गलत कर देते हैं। बाय द वे ये अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो चैलेंज है कि जो इलेक्शन का एडवांटेज होना चाहिए वो कुछ लोगों के द्वारा उसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लोग चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगर इलेक्शन हो और इलेक्शन के दिन, इलेक्शन टाइम पे अगर आप किसी नेता के पास जाएंगे, कि जैसे हम लोग अपनी रिक्वेस्ट लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं नेताओं के पास, वो हमारी एप्लीकेशन को जब देखते हैं, हमारी समस्या को सुनते हैं, तो वो इलेक्शन का अगर टाइम हो वो कभी ना सुने ही नहीं, ना बोलते ही नहीं। और अगर उनसे आप पूछें कि नेताजी हमें ये काम करना, हाँ तुरंत बोल दें कि हाँ करना, चाहे जितना काम हो आप सबको वो हाँ बोल दें। अगर बाई मिस्टेक आप ये कह दें कि क्या नेताजी आप मरने वाले हैं, तब भी वो कहेंगे कि हाँ मैं मरने वाला हूँ। एक कार्टून मैंने देखा था, वही मैं आप लोगों को बता रहा था कि इलेक्शन के समय पे वही नेता जो जनता को कभी देखना नहीं चाहते हैं, उस समय उनको उनके सामने साष्टांग दंडवत किए रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होता है वो लोग वापस कभी उनके पास नहीं आते हैं। इस चीज को जनता को समझना होगा कि जो हमारा डिसीजन मेकर है, जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है, उसको हम वो कैसा हो, कम से कम उसके बारे में हमें जानकारी हो। तो फाइनली अगर हम देखें तो इस लेसन में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हम लोगों ने 3 वीडियो देखा। 2 वीडियो पहले देखे थे, एक ये वाला, तो हमें ये समझ में आ गई होगी बात कि भारत की जो चुनावी राजनीति है वो कैसी है। स्टूडेंट्स, अब आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तीनों वीडियो में आप देखें, जो भी दिक्कत हो आपको वो कमेंट करके पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। थैंक्स।